अभी कुछ दिनों पहले मेरे 2-3 मित्रों ने मुझे राज शमानी के पॉडकास्ट की एक क्लिप फॉरवर्ड की। उस क्लिप में एक सज्जन बड़े ही विस्तार से समझा रहे थे कि आईएएस ऑफिसर्स कितने पावरफुल होते हैं, उनके हाथ में कितना बड़ा बजट होता है और अगर वो चाहें तो अपने मित्रों को ऐसे ही 100-100 करोड़ के प्रोजेक्ट्स दिलवा दें। वो ऐसे डिस्क्राइब कर रहे थे ऐसे ये सीन उनके सामने कई बार घटा है। मेरे मित्र तो मुझे एक क्लिप मजाक में भेज रहे थे कि तुमने जरा सा भी फायदा नहीं करवाया हमको, लेकिन आप में से कई लोगों ने हमारे चैनल पे एक्चुअली कमेंट करके ये पूछा भी कि क्या ये बात सच है और क्या इस तरह का करप्शन चारों तरफ फैला हुआ है। जब भी कोई मुझसे ऐसा प्रश्न पूछता है या जब भी कोई ऐसी बात होती है तो मेरे दो रिएक्शंस होते हैं। पहला ये कि मुझे थोड़ी सी हंसी आती है। एक्चुअली हंसी इसलिए कि किस तरह का ये डिस्क्रिप्शन हो रहा है, किस तरह का ये वर्णन हो रहा है। और दूसरा मुझे थोड़ा कंसर्न भी होता है। कंसर्न इसलिए नहीं कि मुझे आईएएस ऑफिसर्स को यहाँ पे या पूरी ब्यूरोक्रेसी को यहाँ पे डिफेंड करना है। कंसर्न इसलिए कि वास्तव में जिस चीज़ के ऊपर चर्चा होनी चाहिए उससे ये सारी डिबेट कितनी दूर है। तो आज का वीडियो इसी के बारे में। मेरा नाम अनुराग श्रीवास्तव है। तकरीबन 16 साल इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में काम करने के बाद पिछले 3 साल से मैं प्राइवेट सेक्टर में हूँ। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें सो दैट ये वीडियोज़ हम और बना पाएँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो की स्टार्टिंग में ही हमें ये समझना पड़ेगा कि भारत में एक तरह का इन सर्विसेज को लेके ऑब्सेशन है। और मैं जैसे बता रहा था उस वीडियो में वो सिर्फ आईएएस की बात नहीं कर रहे थे, वो आईपीएस के बारे में बात कर रहे थे कि किस तरह से एसपी की पहले दिन पोस्टिंग होती है और वो लोगों को बुलाता है, क्रिमिनल्स को बुलाता है और सबसे चेक कर लेता है कौन सी ज़मीन डिस्प्यूटेड है, कौन सी ज़मीन डिस्प्यूटेड नहीं है, बिल्डर्स को हेल्प करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक तरह का ऑब्सेशन है इन लोगों के बारे में बात करने के लिए, हाउ दे रिएक्ट एंड हाउ दे बिहेव। और ये ऑब्सेशन हमें क्लियरली दिखता है। तकरीबन 200-250 लोग आईएएस आईपीएस जैसी सर्विसेज में आते हैं, लेकिन अगर आप एप्लीकेंट्स की संख्या देखें तो ये हमेशा 10 लाख से ज़्यादा होती है। साथ ही साथ ये ऑब्सेशन और भी बढ़ता है। आप सोशल मीडिया की रील्स देखेंगे, आप डिफरेंट डिबेट्स देखेंगे, बहुत बड़ी कोचिंग इंडस्ट्री है और अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों को इसके बारे में बात करते हुए देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये लोग कितने पावरफुल होते हैं, कितनी इंपॉर्टेंट पोस्ट है। और अगर मैं अपनी बात भी करूं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं इन कहानियों से दूर था। मैं आईआईटी कानपुर में पढ़ाई कर रहा था और उस समय मैं देखा करता था कि कैसे कानपुर के डीएम को बुलाया जाता था आईआईटी कानपुर के फेस्टिवल्स में एंड हाउ ही वाज ट्रीटेड इन द इंस्टीट्यूट। इनफैक्ट मैं यूपी का रहने वाला हूं और मैं जहां से आता हूं वहां पे एक अलग तरह का ऑब्सेशन होता है इन सर्विसेज के बारे में। आप अखबार पढ़ते हैं, आप देखते हैं आज डीएम साहब ने ये किया, आज एसपी साहब ने ये किया, पिक्चर छपी होती है अखबार में। तो ये बात तो क्लियर है कि एक तरह का ऑब्सेशन है इन सर्विसेज को लेके। और जब भी लोग इमोशनली चार्ज होते हैं, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, तो वो उसको एक इमोशनल लेंस से भी देखते हैं। तो या तो आप ये सुनेंगे कि एक आईएएस ऑफिसर ने इतना बड़ा काम करा दिया, इतना बड़ा इवेंट कराया, इतना डेवलपमेंट कराया एंड दे वुड बी ट्रीटेड लाइक ए हीरो। या फिर एक आप दूसरी तरह का डिस्क्रिप्शन भी सुनेंगे जिसमें ये ऑफिसर्स करप्ट होते हैं, इनएफिशिएंट होते हैं और उन्होंने करोड़ों की संपत्ति बना ली होती है। यहाँ पे हमें लेकिन एक और बात माननी चाहिए कि जो सीनियर ब्यूरोक्रेसी है, आईएएस ऑफिसर्स हुए, आईपीएस ऑफिसर्स हुए, इनके प्रति एक तरह का रोष भी होता है। और मैं इन वे कहूँगा कि एक तरह से ये रोष सही भी है। भारत की आज़ादी को 75 साल से ज़्यादा हो गए हैं और जिस तरह की सर्विस डिलीवरी आज हो रही है, जिस तरह की लोगों को सर्विसेज मिलती हैं, उसका ब्लेम ऑफ कोर्स बिल्कुल इन सर्विसेज को भी मिलना चाहिए एंड दे शुड बी ड्यूली क्रिटिसाइज्ड। लेकिन क्रिटिसाइज करना एक बात होती है और सिस्टम में किसी भी तरह का चेंज लाना दूसरी बात। हम जब भी क्रिटिसाइज करते हैं इन सर्विसेज को और जब भी इस तरह के डिबेट्स होते हैं, वी शुड ऑल्सो थिंक कि आर वी हेल्पिंग अपॉन इम्प्रूविंग द गवर्नेंस सिस्टम। मैंने जो आपसे कहा कि जब भी मैं ऐसी बातें सुनता हूँ और ऐसे लोगों को डिस्क्राइब करते हुए सुनता हूँ, मुझे चिंता होती है कि डिस्कशन और डिस्कोर्स एक गलत डायरेक्शन में जा रहा है। इनफैक्ट जो वर्ड यूज किया जाता है क्लिक बेट, तो मुझे कई बार लगता है कि इस तरह की डिबेट सिर्फ एक्चुअली हेडलाइंस क्रिएट करने के लिए होती हैं, किसी तरह के सोल्यूशन को निकालने के लिए नहीं। सर्विस में एंट्री से पहले मेरी भी कुछ इस तरह की इमेज हुआ करती थी ऑफिसर्स के बारे में। तो जब मेरा यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ, मेरी 27th रैंक थी और अचानक से आप लोकल सेलिब्रिटी बन जाते हैं, पेपर में आपका नाम आता है, तो आपको लगने लगता है कि आपके अंदर कुछ विशेष बात है। साथ ही साथ आप ये भी देखते हैं कि टॉप किसने किया, बाकी लोग कौन है, और मैं उनके बारे में पढ़ा करता था, उनकी स्टोरीज के बारे में पढ़ा करता था। तो उस समय बाहर जैसा लगा करता था कि जिन लोग का सिलेक्शन हो गया एंड इन अ वे मी इंक्लूडेड, दीज पीपल हैव सुपर पावर्स और ये लोग बड़े ही महान होते हैं, स्पेशल होते हैं। लेकिन जब मैं पहली बार एकेडमी गया, इनफैक्ट लोगों से मिलकर अचानक से मैं कहूँगा कि मेरे परसेप्शन बहुत सारे चेंज हो गए। मुझे अभी भी याद आता है एकेडमी में तरह तरह के गेम होते हैं और एक गेम हो रहा था उस समय ट्रेजर हंट, जिसमें कि आपको पता होगा ट्रेजर हंट में कुछ क्लूज छुपाए जाते हैं और टीम्स बनती हैं, जाती हैं उन क्लूज के थ्रू। इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि सिर्फ उस गेम ने ही मेरी सारी आंखें खोल दी। मैंने वहाँ पे देखा कि लोग लड़ाई कर रहे हैं, लोग चीटिंग कर रहे हैं, कुछ लोग बड़े ही ऑनेस्टली खेल रहे हैं, कुछ लोग काफ़ी आलसी हैं, कोशिश भी नहीं कर रहे हैं एंड अल्टीमेटली इट वॉज एज कियोटिक एज एनी ह्यूमन सोसाइटी इज। कहने का मतलब ये है कि जो हम मानते हैं कि सुपर ह्यूमन होते हैं या बिल्कुल इनके अंदर कोई बहुत विशेष बात होती है या बड़े ही एथिकल होते हैं या आप इनको और भी कई तरह के विशेषण दे सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा कहूँगा कि मुझे अचानक से ऐसा रियलाइज़ हुआ, अरे ये तो बाकी सारे लोगों जैसे ही हैं।
ऑफ कोर्स जो एग्जाम को क्लियर करते हैं वो इंटेलिजेंट तो होते हैं, वो हार्ड वर्किंग भी होते हैं, लेकिन अदर देन दैट देयर कैरेक्टरिस्टिक्स आर सिमिलर टू ऑल अदर ह्यूमन बीइंग्स। तो भारत का जैसा समाज है और बाहर जैसे लोग हुआ करते हैं, उसी तरह के लोग यहाँ भी होते हैं। आपको ये लगेगा कि कुछ लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, आपको ये लगेगा कुछ लोग बड़े ही एथिकल हैं, साथ ही साथ आपको ये भी लगेगा कि अरे ये यहाँ पे कैसे आ गए और इनका सिलेक्शन कैसे हो गया। तो एकेडमी के बाद सर्विस में मेरी लाइफ चलती रही, मैं वेस्ट बंगाल आया, डिफरेंट पोस्ट्स पे रहा, और सबसे ज़्यादा इस सर्विस में बात होती है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पोस्ट के बारे में। तो मैं जब डीएम बना, मुझे लगता था कि अब मैं बहुत बड़ा परिवर्तन लाऊंगा और बहुत सारी चीज़ों को चेंज कर दूंगा। लेकिन जब मैं वहाँ पहुंचा तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ब्यूरोक्रेसी इन एनी पोस्ट वर्क्स अंडर डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स। रूल्स होते हैं, आपके सीनियर्स होते हैं, मिनिस्टर्स होंगे, डिफरेंट तरह के पुल्स एंड प्रेशर्स होंगे, इंटरेस्ट ग्रुप्स होंगे, और आप उस दायरे में काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका जो मन आया आपने कर दिया। और अगेन अगर मैं बार बार उस पॉडकास्ट की तरफ जा रहा हूँ, उसमें वो सज्जन जो डिस्क्राइब कर रहे थे कि 25,000 करोड़ का एक डिस्ट्रिक्ट का बजट होता है और डीएम जो चाहे वो कर सकता है, एक्चुअली में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये बजट बेसिकली डिपार्टमेंट्स का होता है। सेकेंड, अ डीएम्स टेन्योर कैन बी 2 ईयर 3 ईयर, और ऐसा नहीं है कि आपको दे दिया गया 25,000 करोड़ आप जैसे भी खर्च करिए। इस पूरे इकोसिस्टम में बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं। इनफैक्ट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उस डिस्ट्रिक्ट के, हो सकता है मिनिस्टर होंगे, एमपीज एमएलएज होंगे, और वो आपसे पहले से भी वहां पे थे, आपके बाद भी वहां पे रहेंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि कोई डीएम साहब गए, उन्होंने 25,000 करोड़ डिसाइड किए कि ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, और 3 साल बाद वो तो चले गए और डिस्ट्रिक्ट ने अपना नया रुख ले लिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। गवर्नमेंट किसी भी एक ऑफिसर से बहुत बड़ी होती है, और गवर्नमेंट आपसे पहले भी चल रही थी और आपके बाद भी चलती रहती है। तो एक्चुअली में लेकिन क्या होना चाहिए, यहाँ पे मैं आऊँगा और मैं कहूँगा कि जिस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं की जाती है और जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है गवर्नेंस में किसी भी तरह के रिफॉर्म्स के लिए, मेरा ये मानना है कि इन सर्विसेज में, एंड आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट आईएएस और आईपीएस, आई एम टॉकिंग अबाउट इन जनरल गवर्नमेंट सर्विसेज, इंसेंटिव्स टोटली मिसिंग है। और ऑफ कोर्स करप्शन भी है, इनएफिशिएंसी भी है, लोगों को जिस तरह की सर्विसेज मिलनी चाहिए वैसी भी नहीं मिलती हैं, लेकिन ओवरऑल इंसेंटिव्स की भी काफ़ी कमी है। इनफैक्ट इकोनॉमिक्स बताती है कि अगर आप किसी भी व्यक्ति को ड्यूली इंसेंटिवाइज करें तो वो उस दिशा में काम करेगा, लेकिन ब्यूरोक्रेसी में इंसेंटिव्स का सख्त अभाव है। मैं आपको बड़ा ही सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने कई आईएएस ऑफिसर्स को देखा है, इनफैक्ट मैं खुद भी कई कॉर्पोरेशंस का एमडी रहा हूँ जब मैं सरकार में था, जो कि सरकार के पीएसयूज हुआ करते हैं, जहाँ पे आप उन पीएसयूज को चलाते हैं। ये सारे ऑफिसर, लेट अस से दे आर एमडी ऑफ ए कॉर्पोरेशन, इनकी सैलरी जो पहले थी वो बाद में भी होगी। कॉर्पोरेशन में फायदा होता है, नुकसान होता है, कॉर्पोरेशन का काम बढ़ता है, कॉर्पोरेशन का काम कम होता है। और आमतौर पे ऐसा हुआ करता है कि भले ही ऑफिसर एक एमडी हो सकता है, लेकिन मान लीजिए मिनिस्टर ने कोई रिक्वेस्ट की, उसके लिए उसको नकारना मुश्किल होता है, क्योंकि अल्टीमेटली जो आपके बॉसेज हैं, ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हो सकते हैं या आपके डायरेक्ट बॉस हो सकते हैं, उनकी बात ज़्यादा मायने रखती है रादर देन कि उस कॉर्पोरेशन ने कैसा परफॉर्म किया जिसके आप एमडी हैं। उस ऑफिसर के इंसेंटिव उस कॉर्पोरेशन के इंसेंटिव से बिल्कुल भी लिंक नहीं। कॉर्पोरेशन लॉस में जाए, कॉर्पोरेशन कुछ ना करे, लोगों को सर्विस ना दे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर मिनिस्टर साहब नाराज हो गए या उसके बॉस नाराज हो गए तो उसको फर्क पड़ सकता है। अब हम थोड़ा सा अपने वीडियो के टॉपिक पे वापस आते हैं। ये चीज़ें कैसे इंप्रूव होंगी अगर हम इनके बारे में बात करेंगे, इनके बारे में डिबेट करेंगे। लेकिन बात किस बारे में होती है? 100 करोड़ रुपए, यहाँ पे इतने पैसे मिले, इसने ये किया। मुझे ऐसा लगता है कि समहाउ वी रिलिश इन ऑल दिस, लेकिन एक्चुअल गवर्नेंस डिबेट बिल्कुल नहीं होती है। तो जो ये कहा जाता है ना कि इफ ए डॉग बाइट्स अ मैन दैट इज नॉट अ न्यूज, बट इफ अ मैन बाइट्स अ डॉग दैट इज द न्यूज। और इस तरह की न्यूज को पढ़ते हुए हमें लगने लगता है कि शायद सारे ऑफिसर्स इसी तरह के होते हैं। मैं आपसे ये भी कहूंगा कि आईएएस ऑफिसर या आईपीएस ऑफिसर तो बड़ा ही छोटा पार्ट है गवर्नेंस का। अगर आप गौर करेंगे तो गवर्नेंस में प्रॉब्लम्स चारों तरफ हैं। इनफैक्ट ये जो रेड्स होती हैं और जो आप डिफरेंट न्यूज़ पढ़ते हैं, दैट इज़ नॉट ओनली अबाउट दी सीनियर ऑफिसर्स, वो सबके बारे में होती हैं। लेकिन अगर इसमें आईएएस या आईपीएस का नाम जुड़ जाता है तो ये चीज़ें और भी वायरल हो जाती हैं। इनफैक्ट डिबेट्स होनी चाहिए कि क्या हम सही ऑफिसर्स को मोटिवेट कर रहे हैं और गलत ऑफिसर्स को पनिश कर रहे हैं, या हम ओवरऑल गवर्नेंस को इंप्रूव कर रहे हैं, या हम सर्विस डिलीवरी को इंप्रूव कर रहे हैं। हमें ये मानना पड़ेगा कि देयर इज डिफरेंस बिटवीन आईएएस ऑफिसर्स एंड गवर्नमेंट, देयर इज डिफरेंस बिटवीन आईपीएस ऑफिसर्स एंड लॉ एंड ऑर्डर। इनफैक्ट गवर्नेंस और गवर्नमेंट काफ़ी बड़ी चीज़ होती है। उसमें टीचर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, लॉयर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं। और अगर हम इस पे इंप्रूवमेंट की बात करते हैं तो हमको गवर्नेंस रिफॉर्म्स की भी बातें करनी होंगी। यहाँ पे एक और कारण है कि इन सर्विसेज को जो अनड्यू इंपॉर्टेंस मिलता है। तकरीबन 10 लाख लोग इस एग्जाम को देते हैं और सक्सेसफुल कितने होते हैं? हार्डली 250 से 300 लोग इन सर्विसेज में जाते हैं। बाकी सारे लोग इन ए वे हु डू नॉट सक्सीड carry a sort of, you can say, obsession with these services. In fact, बहुत सारे articles अगर आप पढ़ेंगे which are probably critical about these services will be written by people who have actually tried for these services and have not made it. In fact, एक तरह की शायद bitterness रह जाती है और आप कह सकते हैं कि मन में भाव भी रहता है कि सही लोगों का चयन नहीं हो पा रहा है and these people are not running the country properly. यहाँ पे मुझे एक्चुअली एक कहानी याद आती है। कुछ ब्लाइंड लोग थे जिनको कि हाथी को डिस्क्राइब करने के लिए कहा गया।
तो एक ने हाथी के ट्रंक को छुआ, एक ने हाथी की पूंछ को छुआ और एक ने हाथी के पैर को छुआ। और जब उन्होंने हाथी को डिस्क्राइब किया तो किसी के वर्णन में हाथी एक ट्रंक था, किसी के वर्णन में हाथी एक पूंछ था और किसी के वर्णन में हाथी एक पैर था। इनफैक्ट इन सर्विसेज के बारे में भी ऐसा ही है। किसी ने ऑनेस्ट ऑफिसर को देखा है, किसी ने करप्ट ऑफिसर के बारे में बात सुनी है, किसी ने इनएफिशिएंट लोगों के बारे में बात सुनी है और कोई इस सिस्टम का सताया हुआ है। और वो इस तरह से कहानी सुनाते हैं जैसा कि आपको लगेगा कि वो जो बता रहे हैं वही सिस्टम है। सच शायद इन सब के बीच में कहीं है। यहाँ पे बार बार एक और बात आती है और इनफैक्ट आप में से कई लोग उसके बारे में सबसे ज़्यादा कमेंट करते हैं कि करप्शन का क्या। सो करप्शन इज़ अ रियलिटी, लेकिन वो क्यों सर्वाइव करती है और करप्ट लोग क्यों थ्राइव करते हैं, इसके बारे में हमने वीडियो बनाया है। तो अगर आप ये समझना चाहते हैं तो उसको ज़रूर देखिए। हमको साथ ही साथ ये बताते रहिए किस तरह की वीडियोज़ आप और देखना चाहते हैं। और यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।